इस वक्त बड़ी खबर आ रही उत्तर प्रदेश से। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम तब्दील करने का फैसला। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट रखने का फैसला। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया है फैसला। वज़ीर आला के दफ्तर ने जारी किया ये बयान। तो एक बार फिर आपको बता दें कि फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम तब्दील करने का फैसला, फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट रखने का फैसला। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला किया। वज़ीर आला के दफ्तर ने बयान जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में नामों को बदलने की सियासत लगातार जारी है। अब एक और रेलवे स्टेशन का नाम तब्दील किया जा रहा है। इससे पहले मुगल सराय का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया था। अब फैजाबाद का नाम बदलकर इसको अयोध्या कैंट रखने का फैसला किया गया। तो फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम तब्दील करने का फैसला किया गया। फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट रखने का फैसला किया गया। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने ये फैसला किया। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तारिक कमर। तारिक कमर, आपसे जानना चाहेंगे कि नाम बदलने की सियासत लगातार जारी है। अब एक और रेलवे स्टेशन का नाम फैजाबाद का नाम बदलकर चेंज किया जा रहा है, अयोध्या कैंट रखा जा रहा है। बताते रहे हैं आप नाज़रीन को, ये खबरें देते रहे हैं जिस अंदाज से उत्तर प्रदेश की सियासत करवट बदल रही है, तो इसमें कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है। देखिए, योगी आदित्यनाथ वज़ीर आला उत्तर प्रदेश ने इस तरह के इक़दाम बहुत पहले से करने शुरू कर दिए थे। चाहे वो अलीगढ़ का मामला हो, फिरोजाबाद का मामला हो, दूसरे कई अहम शहरों के मामला हों, तो देखिए नाम बदलने की जो सियासत है इस पर उनकी तनकीदें भी बहुत हुई हैं, लेकिन उन्होंने जो एक रवैया थी उसको बरकरार रखा है। और देखिए, वो अपने बुनियादी एजेंडे की तरफ गामजन है सियासी तौर पर। चाहे वो कल जो बयानात उनके आए हैं राम मंदिर की तामीर के ताल्लुक से, उनको देखिए, नाम बदलने के ताल्लुक से जो बयानात है या सिलसिला है या जो अमली तौर पर इकदाम किए जा रहे हैं, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी आइंदा इलेक्शन के पेश नजर अपनी कदीम जो उसके तरीक़ाकार रहे हैं, जो उसके एजेंडे रहे हैं, उनकी तरफ सफर कर रही है और जिसका उसको फायदा होता नजर आ रहा है। हालांकि देखिए, अपोजिशन ने बार बार इसकी मुखालफत की है। हिज़्ब इख्तिलाफ आवाजें उठाता रहा है कि नाम बदलने से बेहतर यह है कि आप अच्छे शहर नए तरतीब दीजिए, अच्छे स्टेशन बनाइए, अच्छे तरक्याती काम कीजिए। आप नाम बदलने से लोगों को न रोजगार मिलेगा, न उनका दूसरा फायदा होगा। लेकिन देखिए, ये सियासत है और सियासत के पेश नजर बीजेपी ने जो कुछ भी तदाबीर की है, जो भी हिकमत अमली वजह की है, उसका ये नतीजा है कि ये तमाम जो काम है ये किए जा रहे थे और किए जा रहे हैं। अब देखना यही है आजम कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा तो किस अंदाज की कोशिशें और की जाएंगी या क्या कुछ ऐसे पैगामात की तरकीब को यकीनी बनाया जाएगा जो कहीं ना कहीं एक मखसूस वोट बैंक को मुतासिर कर सके और फिर इलेक्शन का माहौल बीजेपी के हक में सजदार हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक इस तमाम जानकारी के लिए। दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहली बार मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 रोज़ा दौरे पर श्रीनगर पहुंचे हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर एलजी मनोज सिन्हा और मरकजी वज़ीर जितेंद्र सिंह ने अमित शाह का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद के अहल खाना से मुलाकात की। वाज़ेह है कि जून 2021 में मिलिटेंटों ने इंस्पेक्टर परवेज़ अहमद को शहीद कर दिया था। उधर वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने के लिए मुतल्लिक़ा हुक्काम के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुक्काम ने शिरकत की। सररोज़ा दौरे के दौरान अमित शाह मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। जवाहर टनल के दोनों तरफ बारिश और पीर पंचाल पहाड़ी रेंज में ताज़ा बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया, जबकि शाहराह पर चट्टानें खिसकने और मिट्टी के तोदे गिर जाने की वजह से हज़ारों की तादाद में गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं, जिनमें माल बरदार गाड़ियों की एक खासी तादाद शामिल है। ट्रैफिक हुक्काम ने फिलहाल मुसाफिरों को कौमी शाहराह पर सफ़र न करने की अपील की है। उधर दरमांदा मुसाफिरों का कहना है कि वो लगातार मौसम की ख़राबी की वजह से परेशान है, उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। आज 3 दिन से यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ मीर बाजार में। हाँ, यहाँ पे गाड़ी खाली नहीं हो रही, ऊपर से यहाँ पे बारिश हो रही है। आज 2 दिन से बारिश हो रही है लगातार और ठंड भी बहुत है। यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती यहाँ पे ऐसी गर्मी है,
गर्मी देते हैं, यहाँ पे सहूलियत है ड्राइवरों के लिए, मगर हमें नहीं दिख रहा है सहूलियत। पिछले 3 सालों से, मुझे 3 साल हो गए इस रोड पे चलते हुए, पिछले 3 साल से मैंने नहीं देखा कोई सहूलियत है यहाँ ड्राइवर के लिए, कुछ भी नहीं लगा हमें। ये सब जो है ना, ये सरकार ये अपने ऐसी बकवास करती रहती है और कुछ भी नहीं इनके पास, खाली इनको ये बोलते हैं, करते नहीं है कुछ। कोई आया आपके पास? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, ट्रैफिक पुलिस कुछ भी नहीं। सेब लोड है गाड़ी में, कल के खड़े हैं, बरसात की वजह से रोड बंद हो रहा है, मौसम बहुत ख़राब है, इसकी वजह से बैठे हैं, अगर कोई दुकान नहीं खुली, मौसम ख़राब वजह से बैठे हैं और खाने पीने का कोई दूसरा नहीं है, कोई मतलब इधर किसी तरीके का भी मतलब कुछ नहीं है। सर्दी कितनी है? सर्दी बहुत है ये, हाँ, बरसात बहुत हो रही है, कल की बरसात ऐसे ही पड़ रही है वैसे। प्रशासन का कोई आया इधर? नहीं कोई नहीं कर रहा। तो अभी क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से यही है जी, हाँ देखें दुकानें खुलें और हमें राशन पानी मिले, खाना बनाएं खाएं। अभी मौसम का क्या पता कितना टाइम खराब रहेगा, मौसम सही होगा तो गाड़ी छूटेंगे, नहीं तो खड़े। लोड क्या था? रोड से था सर, कहाँ के लिए? बिहार। रामबन और बानेहाल सेक्टर में कई मकामात पर मिट्टी के तोदे खिसकने और पत्थर लुढ़कने के वाक़यात के बाद कौमी शाहराह को बंद कर दिया गया। शाहराह से मलबा हटाने का काम जारी है। इसी दौरान बानेहाल और पीर पंचाल पहाड़ी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। उधर नूरपुरा अवंतीपुरा में दीवार के नीचे दबने से 3 अफराद की मौत हो गई है। एक फर्द को रेस्क्यू किया गया है, जख्मी को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। श्रीनगर में सूफी फेस्टिवल का आज से आगाज हो गया। सूफी फेस्टिवल स्पिरिट ऑफ JNK की इफ्तिताही तकरीब SKCC श्रीनगर में मुनक़िद की गई। महकमे सियाहत की जानिब से इस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। 29 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इस फेस्टिवल में मुख्तलिफ अदवार में सूफीज़म के सफ़र पर रोशनी डाली जाएगी। फेस्टिवल में दिल्ली घराने के वसअत इकबाल भी हिस्सा लेंगे। इस फेस्टिवल में मुमताज़ सूफियों के हयात और तालीमात पर मुबाहिसा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म और सूफीज़म से जुड़ी नादिर अशिया की नुमाइश भी की जाएगी। फेस्टिवल में तसव्वुफ़ की मुनासिबत और अमन और इंसानियत के पैगाम पर मुबाहिसे का इनेकाद किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये अपने नवीयत का एक उर्स है जो कश्मीर को सेलिब्रेट कर रहा है। मैं मानता हूं कि कश्मीर की सारी तारीख रूहानियत और अकीदत के जज्बे से सरशार है और ये रूहानियत और अकीदत हजारों साल से एक सिलसिले की तरह बहती आ रही है, एक नदी की तरह बहती आ रही है। इन पानियों में कई सारे दूसरे नदी नालों के पानी मौजूद हैं, तो एक संगम है जो बह रहा है और सरशार कर रहा है इंसानियत को। कश्मीर की इस धरती पर हर वक्त पिछले 650 सालों से सूफीज़म चला आया है और आज भी चल रहा है, उसी पॉम्प एंड शो के साथ जिस तरह ये आया था। रफ्ता रफ्ता इसने तरक्की की। हाँ, इतना है कि जितनी भी यहाँ और तहजीबें आई और चीज़ें आई, जितनी भी और नज़रियात मकतब फ़िक्रों के चलते आए हैं, उनके असरात इस पर तो ज़रूर पड़े और यहाँ के हालात भी उसके ज़िम्मेदार हैं। हम अच्छी तरह इसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि दुनिया का सूफीज़म आप लीजिए, तसव्वुफ़ की दुनिया को लीजिए, जितना हमारा कंट्रीब्यूशन है उसमें कश्मीर का और जितना पायदार हमारी सूफी तहरीक है, हमारी सूफी आवाज़ है, उतना शायद किसी खित्ते को है नहीं। देखिए, मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगी कि मैं दिल्ली घराने की रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर रही हूँ और दिल्ली घराना जिसकी संस्थापना जिसकी बुनियाद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने रखी, तो हमारा सिलसिला तो उस ज़माने से जाता है और उनकी जो ख़ास जिस तरीक़े से तसव्वुफ़ में खुदा को पाने का जो सबसे अहम तरीक़ा जो ज़रिया है वो है मौसीक़ी। और मौसीक़ी हमारे ख़ानदान में पुश्तों से चली आ रही है और हज़रत अमीर खुसरो की मौसीक़ी ख़ास तौर पे उनकी कॉम्पोजिशंस वो हमारे घराने का ख़जाना है। और उसी में से एक नज़्म से एक उनके बहुत ही खूबसूरत कलाम से आज की महफिल का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। फ़लस्तीनी इंसानी ग्रुपों के खिलाफ इजरायली सख्तियाँ कर रहा है। ताज़ा फौजी फरमान में इसने 6 नुमाइंदा इंसानी ग्रुपों को दहशतगर्द करार दिया। इसराइल का दावा है कि इन ग्रुपों का राब्ता लेफ्ट विंग तहरीक के हामिल पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फ़लस्तीन से है।
वजारत के मुताबिक इंसानी हुकूक के ग्रुप दरपर्दा PFLP के लीडरों के कंट्रोल में है जो तखरीबी सरगर्मियों में मुलविस हैं। इसराइल ने इन ग्रुपों पर PFLP के लिए माली वसाइल इकट्ठा करने का इल्ज़ाम लगाया। उधर इसराइल के इस इक़दाम की फ़लस्तीनी अथॉरिटी, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर हुकूक इंसानी तंजीमों ने मज़म्मत की है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना है। सोनमर्ग बर्फ के दबीज चादर सी बिछी है। यहाँ 5 से 7 इंच तक बर्फ जमा हो गई है। उधर कोलगाम में सरकारी मिडिल स्कूल के कंप्यूटर लैब पर आसमानी बिजली गिरी जिसके सबब लैब तबाह हो गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे मुल्क में वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनियों के जिम्मेदारों से मुलाकात करेंगे। वैक्सीन टीकाकारी के 100 करोड़ हदफ मुकम्मल होने की मुनासिबत से वज़ीर-ए-आज़म वैक्सीन कंपनियों के जिम्मेदारों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। इतलात है कि इस मौके पर वैक्सीन से मुताल्लिक़ दीगर उमूर पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आत्मनिर्भर स्वयंपूर्णा गोवा प्रोग्राम से फ़ायदा उठाने वालों के साथ बातचीत की। गोवा में मौजूद लोगों के साथ ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। बातचीत के दौरान गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम का आगाज़ 1 अक्टूबर 2020 को किया गया था। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये यकीनी बनाना है कि रियासत का हर गाँव अपने इलाके में दस्तयाब वसाइल को बरूए कार लाते हुए खुद इन्हिसार बन जाए। जब सरकार का साथ और जनता का परिश्रम मिलता है तो कैसे परिवर्तन आता है, कैसे आत्मविश्वास आता है, ये हम सभी ने स्वयंपूर्ण गोवा के लाभार्थियों से चर्चा के दरमियान अनुभव किया। गोवा को इस सार्थक परिवर्तन की राह दिखाने वाले लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रीपाद नाइक जी, गोवा के डिप्टी सीएम श्री मनोहर अजगांवकर जी, डिप्टी सीएम श्री चंद्रकांत केवलेकर जी, राज्य सरकार के अन्य मंत्री, सांसद, विधायक। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत कायम होने के बाद 4.5 लाख लोगों को सरकारी मुलाजिमतें फराहम की गई। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में ओबीसी सम्मेलन मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। सरकारी नौकरियों के कुछ कार्यक्रम और कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए, अलग अलग विभागों के आ रहे हैं, जारी हो रहे हैं, हर सप्ताह हो रहे हैं। मैंने पूछा विभाग से कि भाई कितने लोगों को अब तक हम सरकारी नौकरी दे दिए, तो पता लगा 4.5 वर्ष में 4.5 लाख से अधिक लोगों को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं। मैंने कहा इससे पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2004 से 2017 के बीच, यानी पहले 14 वर्ष में इतनी नौकरी नहीं मिल पाई थी, और जो नौकरी सरकारी आती भी थी तो कहीं भाई, कहीं भतीजा, कहीं चाचा, कहीं मामा, ये सब वसूली में लग जाते थे। योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती थी। भाइयों बहनों, आज ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज तो मेरिट के आधार पर सारे कार्य हो रहे हैं। हर तबके को नेतृत्व मिला है, प्रतिनिधित्व दिया है, देने का प्रयास हो रहा है। और ये मान करके चलना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास की बात कही है तो कोई भी अपने को उपेक्षित महसूस नहीं करेगा। हर एक तबके को प्रतिनिधित्व मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। बाराबंकी में कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में प्रियंका गांधी ने कई बड़े ऐलानात किए हैं। प्रियंका गांधी ने तालीम और नौकरियों में ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन, ख्वातीन के लिए मुफ्त तालीम, किसानों के कर्ज की माफ़ी, बिजली की शरह आदि करने जैसे ऐलानात किए। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो तलबा को मिलेगी स्कूटी और लैपटॉप, किसानों का पूरा कर्जा होगा माफ़, 2500 रुपये में गेहूं और धान, 400 रुपये का गन्ना किसान, बिजली बिल सबका होगा माफ़, कोरोना काल में बकाया सबका होगा माफ़, कोरोना से फौत होने वालों के अहल खाना के अफराद को मिलेंगे साल के 25,000 रुपये। लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी,
पांचवी प्रतिज्ञा, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। आखिरी प्रतिज्ञा, 20 लाख को सरकारी रोजगार। वरुण गांधी ने फिर किसानों का मुद्दा उठाया। वरुण गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर धान को नजर आतिश करते हुए किसान का वीडियो शेयर किया। उत्तर प्रदेश का ये किसान समोद सिंह गुज़िश्ता 15 दिनों से अपने धान की फसल को बेचने के लिए मंडियों में भटक रहा था। जब धान नहीं फरोख्त हो सका तो इसने मायूसी में धान के ढेर में ही आग लगा दी। इस हादसे पर वरुण गांधी ने कहा कि हुकूमत को ज़रूरी पॉलिसी पर नजरसानी की ज़रूरत है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर में खिताब कर रहे हैं। आपको सीधे वहीं ले चलते हैं। कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं महाविद्यालय, कहीं इंटर कॉलेज, कहीं आईटीआई, ये सभी का निर्माण हो रहा है। और इन सब के निर्माण के साथ गरीब कल्याण योजना से भी कोई व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए सरकार ने जब पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया, एक पक्ष सरकार का ये सरकार बदली, ये सुविधा आपको मिली, प्रदेश वही, संसाधन वही, तंत्र वही, सरकार बदलने पर कितना परिवर्तन हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 में आने के बाद करके दिखाया है। 2017 के पहले कोई पर्व और त्योहार आप शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना सकते थे। किसानों की तहरीक को तकरीबन 1 साल होने वाला है। ज़राई क़वानीन के खिलाफ किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि लखनऊ की पंचायत 22 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। नेता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, जिस तरीके से देखा गया था सुप्रीम कोर्ट ने तक टिप्पणी की थी और बैरिकेडिंग के सामने जो तंबू लगा था, आपने पर्दे हटा दिए थे, पर्दे पुराने हो गए थे क्या? पुराने हो गए थे, तो क्या संदेश देना चाहते थे कि हमने रास्ता हटा दिया है और दिल्ली पुलिस नहीं हटा रही है? तो रास्ता खुला ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने कहाँ रास्ता रोक रखा? रास्ता रोक रखा भारत सरकार ने, और भारत सरकार है मोदी की सरकार, मोदी सरकार ने रास्ते रोक रखे। आपने उसके ऊपर लिख भी दिया कि मोदी सरकार रास्ता खोले। मोदी सरकार ने रास्ते रोक रखे और अडानी ने रास्ते रोक रखे देश के। अच्छा, जो जनता है उन्हें आने जाने बहुत परेशानी होती है, तो क्या कहते हैं आपने बता दिया है कि जनता है भाई, हमें परेशानी है, जनता है। 26 तारीख को कोई देशव्यापी आंदोलन होने वाला है आपका, उसको लेकर क्या रणनीति है? जाएंगे वहाँ पे जिला मुख्यालय पर, डीएम के वहाँ ज्ञापन देंगे और लोग यहाँ पे भी आएंगे। तो जो कुछ लोग वहाँ पे रहेंगे जिलों में, वो ज्ञापन देंगे हर जिले में, वो ज्ञापन डीएम को जाएगा। उसमें जो ये इशू रहेगा अजय टैनी वाला रहेगा, जो प्रधानमंत्री के इस्तीफे के रहेगा, क्योंकि जो ड्रग्स है उसका अता पता नहीं चला। इसके यार दोस्त हैं, जिसका अडानी का वो पोर्ट था, वो पोर्ट बंद नहीं हुआ, किसी पर 6 ग्राम वो मिल गई, उसका बंदर बना रहा है क्या पूरा, उसमें खैंचू फिर रहे उसको। रणनीति क्या रहेगी? गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा तो अभी नहीं हुआ है। हाँ, हो जाएगा, सबके ही होंगे, इनके सबके ही जाना पड़ेगा भाई इनको। कैसी रणनीति बनेगी आगे जाकर? रणनीति बनेगी, बन तो रही रणनीति। 26 तारीख को महापंचायत भी थी, वह कब होने वाली है? वो 22 नवंबर को। कारण क्या रहा है? बारिश, बेमौसम जो बरसात हुई है, किसानों को फसल के जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करेगी? बहुत नुकसान हुआ, उसकी भरपाई भारत सरकार को उसकी भरपाई करनी चाहिए। और करीब 6 स्टेट में उसका नुकसान है, 5-6 स्टेट में। राकेश जी, योगेंद्र यादव को भी बर्खास्त कर दिया 1 माह के लिए, तो उस पर क्या कहना है आपका? आखिरकार ऐसा क्यों किया? वो तो कमेटी का पूरा निर्णय था, कोई उन्हें बयान कोई दिया होगा। उस कमेटी में आप भी हैं, तो क्या आपके साथ हो गया? उसमें जो भी कमेटी का फैसला होता है उसको सब मानते हैं, संयुक्त मोर्चा है, हम जो भी वो होता है तो सब इसको मानते हैं। अच्छा, रास्तों को लेकर एक बार पूछते हैं कि क्या आपके साथ किसी की भी मीटिंग हुई हो दिल्ली पुलिस की तरफ से कि रास्तों को खोलने के लेकर कोई कवायद शुरू हुई हो? हमारी कोई मीटिंग किसी से नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई है,
रोहित सिंह, न्यूज 18, किसान क्रांति गेट, गाजीपुर बॉर्डर। दिल्ली में 8वीं तक के स्कूल जल्द ही खुलेंगे। एलजी के साथ मीटिंग में सीएम केजरीवाल फैसला लेंगे। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल 27 अक्टूबर को एलजी के साथ स्कूल खोलने के मामले पर मीटिंग करेंगे। दिल्ली में 8वीं जमात तक पब्लिक छठ पूजा और स्कूल खोलने का फैसला 27 अक्टूबर के बाद लिया जाएगा। 27 तारीख को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग होगी, जिसमें एलजी, सीएम अरविंद केजरीवाल समेत कई माहिरीन शामिल होंगे। कोविड के हालात के पेश नज़र त्योहारों पर कोविड इन्फेक्शन पर काबू पाने के लिए नए तरीकों और वैक्सीनेशन मुहिम पर भी बातचीत की जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।